बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा, और फिर ये भी कहा कि ये जो एहतजाज होगा, ये जो पहले वाले एहतजाज थे उनसे मुख्तलिफ होगा, इस हवाले से कि इस बार हम वापस नहीं जाएंगे। दिलचस्प चीज़ ये होगी कि इस एहतजाज के अहदाफ क्या होंगे और फिर क्या पीटीआई उन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती है मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मियाँ लियाकत अली साहब, वो भी सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ सैफुर रहमान साहब, बहुत दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त। पीटीआई ने इससे पहले जितने भी एहतजाज किए हैं उनके मकासद तो पूरे नहीं हुए, इसलिए कि उनके एजेंडा भी वाज़ेह नहीं था कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। इस बार भी जो उनका एजेंडा है या उनके जो अहदाफ हैं वो इबाहम का शिकार है। जितने भी उसकी लीडरशिप है, सबकी ज़बान से मुख्तलिफ़ तरह के एजेंडास और मुख्तलिफ़ तरह के अहदाफ सामने आ रहे हैं। तो अमूमी तौर पर लेट सपोज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक बानी पीटीआई की रिहाई है और बाकी कुछ और दीगर मामलात उनके हो सकते हैं जिनमें वो फरवरी 2024 के इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बाकी उनका जो एहतजाज होगा वो समर आवर साबित होगा, वो अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो उनके जहनों में है? ठीक है, देखिए अहदाफ की जब आप बात करते हैं तो कोई भी एहतजाज कितना भी बड़ा हो, 2 लाख हो, 50,000 हो, 20,000 हो, उसका कोई ऐसा ये कोई उसका रियाजी का पर्चा थोड़ी है कि जिसमें 2+2=4। ऐसा नहीं होता। आपने अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, आपने मुतालबे को दोहराना होता है कि जो भी कुव्वतें हैं जिन्होंने फैसला करना है वो ये समझ जाएं, उनको आप बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे। जी हमारा ये जो हदफ है हमें ये पूरा करने दें, ये हमारा हक है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे एक खुशफहमी है या गलत फहमी है। मकबूल पार्टी का बहस नहीं मैं कर रहा, मकबूलियत उनकी अपनी जगह। इस वक्त वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ये एहतजाज किया और उसी वक्त ही अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे जी ट्रंप आएंगे और वो जब 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे और फ़ोन करेंगे और उसी वक्त अडयाला जेल से वो बाहर निकलेंगे, ये खाम ख्याली है अगर ऐसा सोचा जाए। इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बराह रास्त इक्वेशन नहीं है मैथमेटिकल। बाकी अगर वो समझ रहे हैं कि एहतजाज यही है कि कुछ चीज़ें बावर करानी है, तो फिर उसमें ये क्यों कहा जा रहा कि हम वापस नहीं आएंगे। अगर वापस नहीं आएंगे तो दुनिया का ये वाकई पाकिस्तान का क्या, ये तो दुनिया का अनोखा एहतजाज है। बाहर के मुल्कों में कई मौज़ूआत पर, हत्ता के फ़लस्तीन के मौज़ूआत पर 1-1 मिलियन मार्च हुए हैं, जो पाकिस्तान में शायद 1 मिलियन मार्च शायद ही कभी हुआ हो। पीएनए की तहरीक में शायद हुआ, वो भी नहीं मेरा ख्याल एक वक्त में किसी एक जगह पे। तो अगर 10-10 लाख का, 5-5 लाख का मजमा जाता है, अपनी बात पुरअमन तरीके से करता है, तकरीरें करता है, बैनर्स उठाए होते हैं और अपनी बात कह के खास टाइम पे डिस्पर्स हो जाता है। तो असल तो ये है कि अगर वो, मैं तो समझता हूँ मकबूल पार्टी से तो हम ये तो करेंगे कि अपनी बात कह दें और आ जाएं। देखें इसमें कौमों की जिंदगियों में सब्र तो करना पड़ता है, टाइम फ्रेम कोई ये नहीं होता, कोई घंटों का काम कोई भी नहीं होता। अच्छा लियाकत साहब, एक मुतालबा ये भी सामने आ रहा है कि 26वीं तरमीम का खात्मा किया जाए। हमने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो पीटीआई ने हुकूमत को सपोर्ट किया, उसके कुछ मेंबर्स ने वोट डाला बाकायदा, और उसके बाद यानी जब 26वीं तरमीम मंजूर हो गई तो उसके बाद पीटीआई की तरफ से कोई रिसेंटमेंट या कोई गम गुस्सा या कोई एतराज़ सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जी हमने इसका डंक निकाल दिया है, तो अब ठीक है ये वाला मामला। तो अब यानी इतने दिनों के बाद अब उन्हें 26वीं आईनी तरमीम याद आ रही है और उसकी वापसी का वो लोग कह रहे हैं। रमज़ान साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसमें पीटीआई ने कह लें कि ढके छुपे अंदाज में साथ दिया। उन्होंने मौलाना साहब को आगे रखा और उनके पीछे वो, और मौलाना साहब के बकौल के मैंने जहर निकाल दिया जो इसके कवानीन वो कवानीन थे जो किसी के लिए बड़े मुहलक साबित हो सकते थे, जो हुकूमत का ड्राफ्ट था स्पेशली, मतलब हुकूमत ने जो बनाए हुए थे, तो वो सारे मैंने कर दिए। लेकिन अब चूंकि उनको फिर कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्टली सारी बात आती है बेल ऑफ द कैदी नंबर 804 की,
अब जो जैसे आपका पहला क्वेश्चन मियां सैफुर रहमान साहब से था कैदी नंबर 804 की के एहतजाज का मतलब, उसका मतलब सिर्फ एक बेल है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और ये भी आईनी तरमीम को कल अदम करार देना या इसे चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने, इसका भी एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बल्कि यहाँ तक शुनीद थी कि उन्होंने ये बात भी कही गई कुछ हलकों में अंदरूने खाना कि ये 26वीं तरमीम हमसे ले लें, जो आप कह रहे हैं ये करवा लें, लेकिन इसके एवज हमारे साथ मुज़ाकरात करें और कैदी नंबर 804 की रिहाई मुमकिन हो सके। जो कि मैं समझता हूं कि अगर उनकी ये सोच है बिल मुशाफा या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी ये एलिमेंट पाया जाता है इस सोच का कि उनकी इस तरह रहाई मुमकिन हो, तो वो इंतहाई उनकी जो फेम का लेवल है उसको नीचे गिरा देगी, क्योंकि इस तरह से बार्गेनिंग करने से आप अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहें, उसके ज़रिए से बाहर आएँ, अपने लीडर को भी रहा करवाएं और अपने मुतालबात भी बनवाएं अगर वो कौम और मुल्क के मफाद में। अच्छा, सैफुर रहमान साहब, इस सिलसिले में एक कमेटी भी बना दी गई है, उसके नाम सामने नहीं आए हैं, जो इस एहतजाज के खद्दो खाल को तय करेगी। चीज़ ये, दूसरी बात ये कि हमने देखा है कि जो पहले एहतजाज हुए हैं पंजाब से तो लोग नहीं निकले हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को यहाँ पे लाके जो उनके ज़रिए एहतजाज की जो वो शक्ल सामने लाई गई थी, तो इस बार भी लग यही रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से ही लोग आएंगे और हुकूमत ऑफ कोर्स उनको नहीं रोकेगी। पंजाब से तो लोग वैसे ही नहीं जाना चाहते, ख़ास तौर पर 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसके। सही बात है। अच्छा देखें, यही यहाँ पे जो सवाल उठता है वो वही आता है जी, मकबूलियत है, बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी है। देखिए पॉपुलैरिटी तो ज़ेरे बहस ना हम लाएं इसमें, क्योंकि पॉपुलैरिटी ठीक है कम बेश किसी की कम हो जाती है पार्टीज़। आप देखें एक वक्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तूती बोलता था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तो कोई नाम नहीं लिया जाता था, और यहाँ तक कि यहाँ एक मिसाल दी जाती थी कि अगर वो खंबे को भी टिकट दे दें पार्टी टिकट तो वो जीत जाता था। कुछ लोग जीते भी ऐसे जिनका कोई पस मंज़र नहीं था सियासी, जिनके पास ना मालियाती को वसाइल थे, कुछ भी नहीं था, ना उनका क्लाउड था, असर रसूख था। लेकिन बानी पीटीआई के साथ तो ये मामला नहीं है जी। मैं वही कहता हूँ वो पार्टीज नीचे आई और उनकी मकबूलियत कम भी होगी, और दुनिया में बड़े बड़े करिश्मेटिक लीडर जिन्हें हम करिश्मा साज शख्सियत कहते हैं, जो खान साहब के बारे में कहा जाता है। अब यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो जो थे वो करिश्मेटिक लीडर थे, लेकिन वो वहाँ के उन्होंने अपने मुल्क के टुकड़े टुकड़े करा दिए। यानी कोई उनके अंदर अपनी कमज़ोरियाँ भी होती हैं, बाज़ औक़ात फैसला करने की सलाहियत नहीं होती, तो वो सिर्फ हमने करिश्मा पर तो मुल्क नहीं चलाना। और ये जो आप समझते हैं कि सिर्फ करिश्मा के ऊपर चल जाएगा, ये भी मेरा ख्याल है कि ये किसी जगह पे फैक्टर रिस्पॉन्स मिल रही है उन्हें, जैसे कि वाकई KPK में कुछ हलकों में, लेकिन अब वो भी मेरा डिक्लाइन पे है, नीचे आ रही है। अब वो ये जो सोच है ना कि लोग समझते हैं जी ठीक है हम वोट तो दे देंगे, लेकिन अब ये नहीं कि अपने घरों से बाहर आ जाएं फिर जाके इलेक्शन हारे हैं KP के अंदर अभी। जी अब तो वो जो ज़िमनी इंतखाबात का आप कह रहे हैं ना, उसका लोकल बॉडीज़ का जी उसमें तो अच्छी खासी शिकस्त हुई है, उसमें तो शायद 99% 90+ शिकस्त हुई है। तो इसका मतलब है कि ये चूँकि ये जो होती है ना जी पॉपुलैरिटी, ये बंदे को अनपॉपुलर होने में देर नहीं लगती, तो लिहाजा एहतजाज की कॉल से भी मैं लियाकत साहब की बात से एग्री करता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक फटीक सी, एक उकताहट सी आ जाएगी कि जी हमारे वक्त एहतजाज। वो मुझे अल्लामा इकबाल का रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आता है, उसका एक मिसरा है जिसमें वो कहते हैं ज़िंदगी जोहद अस्त इस्तेहकाक नीस्त, यानी कि ये नहीं है कि हर वक्त हाकी जताते रहना, ज़िंदगी एक जहद मुसलसल का नाम है। तो ये जहद मुसलसल को हमने कोई गलत रंग दे दिया कि बस जी एहतजाज कर लें, लॉकडाउन कर लें, किसी SP को फेंटी लगा दें, लोगों का जीना दोबारा का। सबसे बड़ा हक अवाम का जीने का अमन से, उसको अमन को ना खराब करें। मेरे साथ मौजूद है मियां सैफुर रहमान साहब और मियां लियाकत अली साहब एज एन एनालिस्ट। लियाकत साहब, अगर PTI कुछ लोग वहाँ पे जमा करने में कामयाब भी हो जाती है तो फिर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी होंगी? ज़ाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे नहीं जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आ गए तो उन्होंने वहाँ पे रहना है, खाना है, पीना है और ज़िंदगी के मामलात हैं, जिसके लिए वहाँ पे थोड़ी बहुत सहूलियात चाहिए। अब ये पहले वाला मामला नहीं है कि जब 2014 के अंदर धरना दिया था तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने बाकायदा सपोर्ट किया था और जो इंसानी ज़रूरत की चीज़ हो सकती है वो उनको वहाँ पहुँचाई गई थी। अब थोड़ा हालात मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल आपका बजा, आपका ये सवाल भी बजा है और उसका जवाब भी
बिल्कुल सीधा साधा है। अब की बार देख लें आप, 24 आवर से ज़्यादा ये धरना नहीं रुकेगा, क्योंकि अब हालात उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, सपोर्ट थी, लोगों की हर तरह की सहूलियात मैसर थी मौके पे, लेकिन अब जो इंटायरली सिचुएशन जो डिफरेंट है, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल डिसलाइक कर रही है, वो कह रही इकनॉमिकली चलने दिया जाए, और ये इनकी काल बड़ी बेवक्त है, बेमानी है, और ये बिल्कुल बेसूद रहेगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ उससे पहले 24 से पहले ये कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट पे या साहिब इक़्तिदार लोगों को या मुक़्तदरा पे ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये हमसे बातचीत करें या हमारी बात सुने, हमारे लीडर को कुछ लीफ दें, क्योंकि हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि कुछ सख्तियां जेल में शुरू हो गई हैं इमरान खान साहब के ऊपर, लिहाजा उस लिहाज से वो चाहते हैं कि कहीं तो रिलीफ मिले। बाहर आना तो दूर की बात है। हाँ, एक चीज़ पॉसिबल है, चूँकि जिस तरह हमारे खान साहब अनरिलायबल अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, नो डाउट ही हैज़ द क्रिज्मा टू अटैक द वोट वो ले सकते हैं, लेकिन डिलीवरी इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। इसी तरह आपके ट्रंप साहब भी, वो भी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी हैं, लेकिन वहाँ चूँकि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा, कहीं उधर से कोई कॉल आ जाए तो शायद रिलीफ मिल जाए, लेकिन इस 24 नवंबर वाले जो एहतजाज है, मुझे नहीं लगता रमज़ान साहब के इनको कोई इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, बल्कि वो जो आपका सवाल है कि कौन देगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, यहाँ तक नौबत नहीं आएगी। वो इतना सुबह का खा के शाम तक रोज़े वाली सूरत हाल पूरी हो जाएगी। सही। सैफुर रहमान साहब, हुकूमत के लिए कोई परेशानी है इसके अंदर कि यानी PTI काबिल हो जाएगी इसके जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा कर पाए, यानी हुकूमत को परेशान होना चाहिए, या हुकूमत को इस बात का इल्म है कि हमने जो सोच रखा है हम उसके मुताबिक ज़्यादा लोग नहीं निकलने देंगे? परेशान की बजाय अगर आप मोहतात का लफ्ज़ कहें तो मोहतात तो रहना चाहिए हुकूमत को बहरहाल, क्योंकि कोई भी सिचुएशन अगर उसमें कोई सूरत हाल तरह को ट्रिगर हो जाए तो वो ज़रा ख़राब भी हो जाती है। देखिए, अगर PTI के लोग हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, JUI के हों, अगर कोई भी आदमी कोई उसमें कुछ शरपसंद अनासर आ जाते हैं, उनके अंदर डर आते हैं और उसको एक्सप्लॉयट करते हैं सिचुएशन को, जिस तरह के मुल्क पहले ही बड़ी वॉलेटाइल सूरत हाल से दो चार है, मशरिक और मगरिब दोनों फ्लैंक्स हमारे इस आप समझ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि यहाँ कोई हमारी वीकनेस एक्सप्लॉयट करने के। तो हमें कोई वीकनेस के हवाले से तो हुकूमतें अलर्ट होती हैं, मोहतात भी हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि तशवीश भी है, ये एक है उनके अंदर मौजूद। लेकिन इसकी बहरहाल एक मनसूबाबंदी की गई है, और मनसूबाबंदी का ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो यही है कि इसको मुतशद्दद अंदाज में ना डील किया जाए। इसमें कोई ट्रैक 2 ट्रैक 3 के ज़रिए, जिसको मेरा ख्याल हम प्रोग्राम से पहले सारे कह रहे थे कि उनकी पार्टी अंदर मुंतशर है, तो ग्रुप्स जो है अलग-अलग हैं, और जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा मुक़्तदरा से राब्ते में हैं, और उनके वो को बड़े हैं, वो PTI के कुछ बड़े हैं, तो वो मुमकिन है जब वो बड़ों से कुछ राब्ते में हैं, उनके बड़े जब मुल्क के बड़ों से राब्ते में हैं, तो फिर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ले ली जाएगी कि जी इसको एक ख़ास हद से आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन अपनी फेस सेविंग के लिए तो वो चंद दिन बैठेंगे, ये तो नहीं है कि वो एक दिन में चले जाएं। ठीक है लियाकत साहब, जिस तरह से मियां सैफुर रहमान साहब ने इस बात का जिक्र किया कि PTI की इस वक्त लीडरशिप नहीं है, जमात के अंदर कोई बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, तो अगर कोई मॉब इकट्ठा हो भी जाता है तो उसे फिर कंट्रोल कौन करेगा? और इस बात का ख़दशा मौजूद है कि 9 मई जैसा कोई भी वाक़या दोबारा हो सकता है, तो उससे तो एक तरह से हुकूमत को फ़ायदा होगा, और हुकूमत का यानी जो पहले वाला स्टांस है 9 मई के हवाले से उसको तक़वियत मिलेगी, वो मजबूत होगा। तो PTI को इस हवाले से कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है कि अगर वो बंदे निकालने में कामयाब भी हो जाती है तो फिर उन्हें थोड़ा शांत रखा जाए, उन्हें कोई गाइड करने वाला हो, उन्हें कोई कंट्रोल करने वाला हो। बिल्कुल दुरुस्त जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो जैसे मियां सैफुर रहमान साहब ने कहा कि हमारा मशरक़ और मगरब मुल्क में जिस तरह इस वक्त हमारे लॉलेसनेस और दहशत गर्दी अपने अरूज पे है,
कोई भी शरपसंद अनासर उनमें आके किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत कर दें जिससे ये ट्रिगर हो जाए, ये मामला बढ़ जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी पार्टी क़यादत या लीडरशिप जो है ना आपको गाइडलाइन दे, आपको कंट्रोल रखे, आपको काम रखे। पहले तो मैंने कहा एक तो मौका ही नहीं आएगा क्योंकि ऐसी सूरत, लेकिन इनकी जो क़यादत है इस वक्त बुरी तरह, बल्कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि अभी मेरे नोटिस में आया कि बल्कि कन्फर्म समझ लें इसे कि इन्होंने ऐसा, जब एक तरफ आप कॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने इनकी वकला की तंजीम है इंसाफ लायर फॉर्म, उसका एक दिन पहले 24 आवर पहले उनकी पूरी की पूरी क़यादत जो ना लीडरशिप को रिप्लेस कर दिया अदर से। वो ज़ाहिर है जो काम कर रहे हैं पहले से, जिन्होंने 9 मई से लेके अब तक जो सख्तियां झेली हैं, इसका तो सीधा मतलब है कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, पहली वाली जो लीडरशिप वो ट्रस्ट भी नहीं कर रहे और वो ऐन मौके पे पार्टी को तोड़ फोड़ रहे हैं। इसका डेट इज इंटायरली कि उनसे जैसा भी चाहे उनको फेस सेविंग के लिए कुछ करना पड़ता, निकलना पड़ता, कुछ लोगों को लेके निकलते, वो भी नहीं निकलेंगे क्योंकि आपने लीडरशिप, नई लीडरशिप के पीछे अभी लोग गए नहीं हैं और पुरानी को आपने ख़त्म कर दिया और दूसरा आप जब इसको धरना देने जा रहे हैं। तो ये देखें ना, इंटायरली आपने खुद ही क्या अपने प्लान को फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये इतना उनका सक्सेसफुल होगा। हाँ, उससे पहले ये शोर व गुल इतना होगा, अली अमीन गंडापुर से, KPK से कुछ लोग आ जाएंगे, पंजाब की लीडरशिप ने जाना था, वकला ने जाना था, मैक्सिमम इनकी पार्टी को जो सपोर्ट है वो वकला की थी और वो भी उन्होंने, मैंने कहा ना, इन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। 2 दिन पहले 24 आवर पहले आपकी पंजाब की पूरी लीडरशिप को आपने रिप्लेस कर दिया नई लीडरशिप से, तो वो खुद ब खुद फेलियर की तरफ चली जाएगी। सैफुर रहमान साहब, आज के अखबारात के अंदर ये खबर मौजूद है जिसमें जो गवर्नर हैं KPK के फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा कि जी PTI के अंदर इस वक्त 2 धड़े मौजूद हैं। एक धड़े को अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, दूसरे धड़े को बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और बीच में अलीमा खान साहिबा की भी एंट्री होती है और इसके अलावा बेशुमार ग्रुप्स हैं और इस अम्ब्रेला के नीचे बड़े ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये क्या लग रहा है, ये किस तरफ जा रही है? पहले तो हम ये सुनते थे कि जी अलीमा खान और बुशरा बीबी जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, क्या वो भी एक चाल थी? ये भी कोई चाल है? कुंडी साहब ने काफ़ी हद तक असेसमेंट उनकी सही है। ये असल में अंग्रेजी का एक लफ्ज़ होता है वॉर ऑफ एट्रिशन। ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, यानी कि दूसरे को थका के अपनी चालों से मात दे देना। इसमें अगर कोई मद्दे मुकाबल खान साहब का कोई है, वो तो आप जानते हैं, कोई ना कोई तो है ना, हुकूमत वक्त भी है और उनके पीछे जो कुव्वतें हैं, तो ये उनकी तरफ से भी तो कुछ चालें चली जा रही हैं ना जी। ये अपनी चालें चल रहे हैं, अब उधर से चालें हो रही हैं, अब कौन किसको शह मात दे रहा है। तो ये देखा जाए तो एक तरह शह मात है PTI को कि उसकी क़यादत के अंदर इस तरह की तकसीम कर दी गई। तो ये डिवाइड एंड रूल तो एक पुराना कुलिया है जो मेरा ख्याल है हुकूमतें भी आजमाती हैं, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी आजमाती है, जो हमारे यहाँ भी मुक्तदरा कुव्वतें होती हैं वो करती हैं, ये अब पार्टियां भी कर रही हैं। अलीमा खान बुशरा बीबी तो बानी PTI के घर के लोग हैं जी, घर के लोग हैं, लेकिन अब लोग इनमें भी अगर आप बाज़ औक़ात जब आप पे कोई क्राइसिस आता है तो पता तो आपकी लॉयल्टी का बहरान में चलता है ना जी। तो बहरान में तो फिर लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जी ठीक है, उस जोश व जुनून में तो हमने इनका साथ दे दिया, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमने कहते सुना है कि जी इनकी तो मुसीबतों का बायस ही बुशरा बीबी है। तो अगर बुशरा बीबी को जो लोग इस नज़रिए से देखते हैं, हमारे लिए तो वो मोहतरम है, लेकिन अगर वो इस नज़रिए से देखते हैं तो वो तो फिर उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे ना। सही। तो ये तकसीम तो फिर आ गई ना जी, बहरान में पता चलता है कि कौन किस तरह किसी का साथ देता है। ठीक है लियाकत साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का क्या होगा? क्योंकि पहले जितने भी उनके मूव्स रहे हैं मुख्तलिफ एहतजाजों के दौरान, उससे हुकूमत को फ़ायदा हुआ है और उनके हवाले से बाकायदा एक तासुर बना हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और उनकी चालों से PTI को नुकसान पहुंचता है। ख़ास तौर पर जब वो एहतजाज की कॉल दे देते हैं, वहाँ बर वक्त पहुँचते नहीं हैं और फिर अगर पहुँच जाते हैं तो फिर फ़ौरन अपनी वापसी का ऐलान कर देते हैं और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वहाँ पे यारो मददगार खड़े रह जाते हैं। तो अब बुशरा बीबी, अलीमा खान, इनकी मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर का जो एजेंडा होगा या सोच होगी वो तो बिल्कुल एक्सपोज होकर रह जाएगी। रमज़ान साहब, अली अमीन गंडापुर बड़ी मज़ेदार किस्म की शख्सियत हैं।
वो उनका जो काम है, उनकी जो बढ़के हैं और उनके जो नारे हैं, वो अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि वो मीडिया की वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो मीडिया की जीनत तो बनते हैं उस वक्त तक जब तक उनका एहतजाज शुरू नहीं होता, लेकिन जिस तरह मियाँ साहब ने कहा कि वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो वो जो ही अपने एहतजाज में दाखिल होते हैं उनको कोई ना कोई नया एक प्लान मिल जाता है, और वो अब की बार वो थोड़ा सा मुहतात हो गए, क्योंकि उनके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म आया है, 26 जिले पार करने वाला, या वो वहां से भागने वाला, या छत पे छुपने वाला, लोगों का ढूंढने वाला, तो उसने काफ़ी उन्हें, मेरा ख्याल है कि अब की बार जो कुछ भी वो करेंगे थोड़ा सा मुहतात करेंगे, या जिनके साथ उनके राब्ते उनको कहेंगे कि इतना मुझे एक्सपोज ना कराएं कि लोग मुझे, बच्चा भी कहने लग जाए कि देखें ना जो पिछली बार हुआ है, कोई बच्चा भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं 12 या 26 जिलों से होता हुआ या 12 जिलों से होता हुआ मैं आज असेंबली में डायरेक्ट खिताब हो रहा है, मैं पहुंच गया। लियाकत साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम देखते हैं पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनमें यानी जिसका सबसे ज़्यादा मजबूत है डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का विंग, वो पीटीआई है, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि उसका जो अपना सोशल मीडिया का विंग है वो अपनी ही पार्टी की लीडरशिप को ट्रोल कर रहा है, और अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ी कहानियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं कि जो भाग जाते हैं, उनकी मीम्स बनाई जाती हैं, और आपको याद होगा चंद दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि हम पीटीआई की जो बाग है वो सोशल मीडिया के जो ट्रोलर्स हैं उनके हाथ में नहीं दे सकते। तो एक यानी ऐसा विंग जो किसी को नहीं देखता है, किसी की बात नहीं सुनता है, और अब वो अपनी पार्टी को ही परेशान करने लग गया है, तो इसे आप किस तरह से व्यू करते हैं? ज़ाहिर है हम जब गड़ा खोदते हैं तो उसमें चांस होते हैं कि हम खुद भी गिर सकते हैं, क्योंकि एक दिन आएगा कि हम जब भी प्रेशर डेवलप होगा किसी शख्स के लिए, किसी अदारे के लिए, किसी पार्टी के लिए, वो भी उस गड़े में जा सकती है। तो ये गड़ा है जो आप सोशल मीडिया या डिजिटल कैंपेन है आपकी, उसमें आप लोगों को बिल्कुल खुली छुट्टी दे दें, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है हमारी हुकूमतों ने, जो जैसे आज VPN बंद हो रहा है पहले, और X बंद हुआ था, तो इन चीज़ों से लिहाजा उनको ये जो मीडिया है उनको कहीं से ना फंडिंग हो रही है ना पैसे मिल, तो अब उनका कोई चीज़ देखी नहीं जा रही, और वो अपने अटैक्स, अपने लाइक्स लेने के लिए, अपनी मोनेटाइजेशन को बाहर रखने के लिए वो ऐसे काम करने शुरू हो गए हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दी है, जो कि खुद उनकी पार्टी के लिए ज़हर कातिल साबित होगी। ज़ाहिर है मैंने वही कहा कि जब आप गड़ा खोदेंगे तो ये मत सोचें कि इसमें दुश्मनी गिरेगा, उसमें आप भी गिर सकते हैं, लिहाजा हमेशा अपनी सोच का दामन अच्छा रखना चाहिए, ताकि अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो आपकी कौमों नस्ल के किसी और ग्रो को उससे मुस्तफीज हो सके। मैं 30 सेकंड लूंगा इसमें इजाफा करने का, सवाल लेने से पहले। एक बहुत बड़े नामवर आदमी है, वो उन्होंने कुछ जेल वेल भी काटी है, यूट्यूबर हैं, वैसे जर्नलिस्ट कहलाते हैं, तो वो पीटीआई लवर भी हैं बड़े। तो उन्होंने एक मरतबा उनको 10-10 लाख व्यूज़ आते हैं उनके एक वो जो यूट्यूब का होता है उनकी वीडियो वीलॉग, उसमें एक दफ़ा उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान आर्मी के 5000 लोगों ने यक जुम्बश कलम इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे बताएंगे ये तो दुनिया की जिस फौज में मेरे ख्याल बंदे ही सारे 10,000, वहाँ नहीं होता ऐसा, ये कभी नामुमकिनात किस्म की, और उस पर भी लाखों व्यूज़ आ गए। अब देखें ना कि एक तरह तो वो उन्होंने भी नाइंसाफ़ी की, मुल्क के अंदर एक गदर की सूरत हाल पैदा की, क्या मैसेज आ रहा है बाहर के मुल्कों में या आपके अपने अंदर? अब मैं अगला सवाल ले जी बिल्कुल, ये फेस सेविंग किस तरह से होगी पीटीआई की? हमने देखा है कि जब भी उसका जलसा, उसका एहतजाज नाकाम हुआ तो उसके बाद उसने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके सपोर्टर्स ने उसको ऑन कर लिया कि हाँ ये बाकी ऐसा होगा, और उसे फिर जो है डिफेंड करने लगे। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या फेस सेविंग होगी? नहीं, उनको फेस सेविंग की जरूरत ही नहीं, मकबूलियत इतनी है ना जी, मकबूलियत एक बादल की तरह छाई है। नहीं, कुछ कह के तो जाएगी ना जी। नहीं, वो वक्त के साथ तो लोग फिर रियलाइज करेंगे, कुछ अरसे के बाद लोग कहेंगे कि हम ये क्या एक ख्वाब में से एक बिल्कुल शराब की सूरत हाल थी, कि बगैर सोचे समझे दीवाना वार, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि मैं तो कभी एक जीती जाती की शख्सियत किस तरह फनाफिल शहबाज, फनाफिल इमरान, फनाफिल बिलावल हो जाती है। भाई पसंद किया जा सकता है, लेकिन फना होना कि जी इमरान खान को हुक्म देगा तो हम करेंगे, नहीं तो करेंगे,
ये तो मरूसी सियासत से भी खतरनाक है, शख्सी सियासत, कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लीडर्स उसके, भले वो कौन से बैकग्राउंड के हों, वो अपनी सोच ही नहीं रखते। हर सोच के लिए उनको वहाँ से आगे एंडोर्समेंट लेनी पड़ती है। इतना तो शायद चीफ जस्टिस के मर्तबे के साथ नहीं होता। सारे जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी जगह। इवन आर्मी चीफ के साथ भी जो कमांडर सादे होते हैं, कमांडर, वो भी अपनी अपनी राय देते हैं। यहाँ तो राय नहीं अपनी देते, वो सारे राय लेने चली खान साहब पे चले जाते हैं अडयाला में। क्यों नहीं? ये आप खुद बताएं लियाकत साहब, ऐसा होता है? क्योंकि इनकी पार्टी में एक बड़ा अच्छा ब्रेन गया है सलमान अकरम राजा साहब, लेकिन मैं नहीं समझता कि सलमान अकरम राजा की किसी लेवल पे सुनी जा रही है। बैरिस्टर गौहर अली, सलमान अकरम राजा, ये आज भी एक व्यू पाया जा रहा है, ये व्यू पाया जा रहा है कि 24 तारीख के जलसे इन मतलब दो है, अभी एक गिरोह खिलाफ है कि 24 का जलसा नहीं अनाउंस। सलमान अकरम राजा भी शायद एंडोर्स नहीं कर रहे, नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि एक जमात जो है जो कह रही है, बस उसके पीछे वही इन वाली बात है कि अपना ब्रेन। ठीक है, अली मोहम्मद खान जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई जब बाहर आएंगे तो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन उससे पहले की, यानी जेल जाने से पहले की उनकी जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने तो स्पेयर नहीं किया अपने किसी ओपोनेंट को। तो क्या जेल में जाके बदल गए हैं, या इस यानी बयान की कोई और कॉनोटेशन हो सकती है? नहीं, कोई पैगाम देना चाहते हैं कि नहीं, जो वो वही उन हलकों तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम कोई विंडिक्टिव हमारा जो होगा रवैया इंतकामाना नहीं होगा। जब अगर वो उनको आज़ाद कर दिया जाता है और बाहर आ जाते हैं तो वो बिल्कुल किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। लेकिन जो हलके हैं जिनके पास दौड़ है इस वक्त, और जो समझते हैं, जिन्होंने ये सारा रचाया हुआ या इसको कंट्रोल किया हुआ, तो वो बिल्कुल उनकी राय एक तरफ बिल्कुल ये बन गई हुई है कि ही इज़ अ अनरिलायबल अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी, वी कांट बिलीव। सही। मियां सैफुर रहमान साहब, एक और इशू के ऊपर बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी बात की जाए कम है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जितनी हम बात करते हैं उसका यानी उसमें से निकलता कुछ नहीं है। लेकिन हम यानी इतना दिल को मुतमईन कर लेते हैं कि एटलीस्ट हमने आवाज़ उठाई या हमने बात की। वो पैलेस्टाइन का इशू है। इस्लामी अरब कॉन्फ्रेंस हुई है रियाद सऊदी अरब के अंदर, और जिसका एलामिया जारी किया गया है। उसके कुछ नुकात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला उसका नुकता ये है कि जितने भी मुल्क इस वक्त इसराइल को असलहा फ्राहम कर रहे हैं, वो एटलीस्ट उसको असलहा फ्राहम करना बंद कर दें और उसके ऊपर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। और फिर जो इस्लामी ममालिक हैं जितने भी, वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हों। हमने देखा है कि इस तरह की यानी सूरत हाल के अंदर भी इस्लामी ममालिक यक ज़बान नहीं है, और जब वो पैलेस्टाइन का इशू आता है तो उस हवाले से उनके अपने जो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंसर्न्स हैं वो सामने आ जाते हैं। और फिर देखिए कि इसके जो रिपरकशंस हैं वो कितने घरौने हैं। पूरे का पूरा मिडल ईस्ट और पूरे सारा का सारा यह ख़ित्ता जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की बैठकें और इस तरह के एलामिये, क्या कोई कहीं पे अपना हिस्सा डाल रहे हैं? इसका कोई असर होगा? हाँ, ये बड़ा उम्दा सवाल है। और हर मुसलमान, बल्कि हर शख्स जो इस सारी सूरत हाल से तशवीश में मुबतला है और बहुत परेशान है, वो ये सवाल कर रहा है। जैसे आपने बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है। बात यह है कि इस तरह का एक 67 वॉर हुआ, आप चले जाएँ पीछे थोड़ा सा, तो उस वक्त बाकायदा मिस्र भी था, उर्दन भी था, 3-4 मुस्लिम ममालिक, शाम भी था, मिलके इनकी लड़ाई भी हुई। एक इत्तेहादी फ़ौज थी, लेकिन बहरहाल इसराइल उसने फतेह पाई। हमारे भी कुछ एक इंस्ट्रक्टर थे वहाँ, पायलट फाइटर इंस्ट्रक्टर, उन्होंने भी, और साथ उनके कुछ 3 जहाज़ उन्होंने भी फ्लाई किए, पाकिस्तान के भी थे। लेकिन बहरहाल उसका नतीजा कुछ अच्छा ना रहा जंगी लिहाज से। लेकिन यह है कि अगर इस इलामिये के साथ, अगर एक सफारती महारत के साथ कुछ इस तरह की बात की जाए, वहाँ सफारती एक ज़ुबान होती है, कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरह का जार्गन इस्तेमाल करें और कन्वे करें उन क़ुव्वतों को जिनके साथ हमारे तल्लुकात हैं, मसलन जैसे सऊदी अरबिया मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है, पाकिस्तान का भी एक अपना एक इन्फ्लुएंस है बैनुल अक़वामी बरादरी में, तो यहाँ कहा जाएगा जी अब इनफ इज़ इनफ, अब जो हो गया है हम इससे आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको फिल फॉर बंद किया जाए। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं, लेकिन उन टूल्स के ऊपर जब बात होती है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रुकावट आती है वो वीटो है। जैसे अमेरिका वीटो कर देता है अगर कोई इस तरह की करारदाद भी अगर आएगी,
तो यहाँ पे जाके बाकी बड़ी जो पावर्स हैं उनकी भी बेहिसी दिखाई दे रही है। 2-3 पावर्स तो बराह रास्त ऐसी हैं जो अमेरिका के बिल्कुल बगल में है, जैसे बरतानिया हुआ, फ्रांस हुआ, उनके पास भी वीटो का अख्तियार है। चीन इसमें काफ़ी हद तक गैर जानबदार है, और रूस जो है वो भी किसी हद तक अब्सटेन कर रहा है। तो ये है कि आलमी राय आमा बन नहीं पा रही। वो जो एहतजाज हो रहे हैं जगह जगह, उसको जो ज़ायनिस्ट हैं, जो सेहूनी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ की, वो बिल्कुल खातर में नहीं ला रही। उनका प्लान ही ये है कि ग्रेटर इसराइल हम करें कि इन लोगों को यहाँ से मलियामेट करके फना फिला कर दें और फिर हम इस पे हुकूमत करें और अपने रिवर टू सी का मंसूबा कामयाब करें। लियाकत साहब, एक मुमकिन तौर पे जो प्लेटफॉर्म हो सकता है वो सलामती कौंसिल है कि जहाँ पर जाके इस मुद्दे को रखा जाए और वहाँ आवाज़ बुलंद की जाए। जिस तरह सैफुर रहमान साहब ने जिक्र किया कि वहाँ उसको अमेरिका वीटो कर देता है, और अमेरिका ने इसको यानी इस इशू को 4 बार वीटो किया है। तो यानी एक वो जो स्पेस थी, वो जो प्लेटफॉर्म था, वो भी छिन गया। तो अब तो महज दुआएं हैं, या इसके अलावा भी कोई मुमकिन तौर पे बाकी जो दुनिया के जो ममालिक हैं वो आवाज़ उठा सकते हैं? देखें जी, जो एक्चुअल तो यही है कि अगर हम इस काबिल होते तो जो पहला स्टेप है या जो पहला बड़ा कारआमद तरीका है वो यही है, यूज़ ऑफ पावर। लेकिन वो पूरी मुस्लिम दुनिया यूज़ ऑफ पावर को छोड़ के उसके नाम से भी गुरेज़ा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान या ईरान या कोई और मुल्क ये इतनी तैयारी कर रहा है कि कोई वो इंटरवेंशन करेगा इसराइल में, जो वो कर रहा है दिन दहाड़े। आप देखें जो वीडियो या जो दिखाई जाती हैं कुछ चीज़ें हमें टीवी पे, बच्चे देख के, फैमिलियां देख के यहाँ लोगों का रोना आता है। लेकिन बीइंग है चूँकि मुसलमान, या तो सॉरी उसे हाथ से नहीं रोक सकते, तो ज़ुबान का हथियार हमारे पास है। वो हमने OIC में भी किया, ये जो अलामिया जारी हुआ है, और फिर उसे सलामती कौंसिल में ले जाया जाए। और उससे यही एक तरीका है कि हमें अपना सफारती महाज को यूज़ करना चाहिए, और ताकि हम कुछ ना कुछ रिज़ल्ट दुनिया को कहीं ना कहीं आमादा कर सकें। और उससे सबसे बड़ा यही है कि ये जो हमारी ज़ायनिस्ट यहूदी जो सफारतकारी है, या ये यहूदी जो लॉबी है, इसको किसी तरह आप कॉर्नर करें तो ही। अदरवाइज देखें ना, साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क बीइंग है वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन इसके बावजूद वो उस काज के लिए फाइट कर रहा है जितना कि हम उस काज के लिए फाइट नहीं कर रहे। और ये जुल्म ऐसा है कि इसे देख के हर आंख जो है ना वो नम है पूरी दुनिया में। सैफुर रहमान साहब, जिस तरह से मियां लियाकत साहब ने जिक्र किया, यानी एक आवाज़ जो मुस्लिम ममालिक की तरफ से उठाई जानी चाहिए थी, वहाँ से ये आवाज़ नहीं उठाएगी। साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क इस वक्त जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर चला गया, और उसने वहाँ जाके एक पटिशन फाइल किया जिसमें कहा है कि जी पैलेस्टाइन के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। इसके अलावा 52 और मुल्क हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जा चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने पटिशन डाली है कि जी पैलेस्टाइन के जितने भी मकबूजा इलाके हैं वो खाली करवाए जाएं। तो यूँ लगता है कि जैसे हमसे ज़्यादा इंसानियत तो नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मौजूद है। ये तो हमें करना चाहिए था क्योंकि हमारे वो भाई थे। ठीक है, चलें, खैर हम कहते हैं कि इंसानियत किसी शक्ल में तो जिंदा हो किसी जगह भी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एज ए मुस्लिम ब्लॉक जो एग्जिस्ट नहीं करता वैसे, अगर हम एज ए मुस्लिम कम्युनिटी फ्रेटर्निटी जो कह लें, एक आलमी हमारा जो आलम इस्लाम है, अगर वो एक थोड़ी सी, मैं जो पहले कह रहा था ना कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी, यानी कि ज़ुबान ऐसे बात ऐसी की जाए कि मैसेज कन्वे हो। उसमें पहले तो देखिए उनके पास पूरी CID होती है आपकी कि आपके अंदर खुद कितने इख्तलाफात हैं, आपके अंदर कितनी दरारें हैं, आप कितने कमज़ोर हैं। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इस चीज़ में इनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, तो ये भी एक पैगाम जाएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग। और उसके साथ आप कहें कि जनाब देखिए हम डेडलाइन दे रहे हैं, ये नवंबर का महीना है, 15 तारीख तक 20 तारीख तक जनाब ये सीज़ फायर हो जाना चाहिए। लेकिन अदरवाइज फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा आपके साथ रवाबत कायम रखना, या कोई इस तरह की जारगन, इस तरह की लैंग्वेज डेवलप की जा सकती है। लियाकत साहब बताएंगे कि लॉ में भी इस तरह की, इंटरनेशनल लॉ में भी जुबान होती है। लियाकत साहब, वहाँ पे तो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अब जिस तरह से मौसम बदल रहा है, सर्दी आ चुकी है, और वहाँ पे जितने भी ज़ख्मी हैं उनके लिए अद्वियात मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, अस्पताल मौजूद नहीं है, खुराक उनके लिए मौजूद नहीं है, पनाहगाहें नहीं हैं, और बाकी जितनी मुमकिन तौर पर इंसानी ज़रूरियात हो सकती हैं वो उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। तो अब उनकी मुश्किलात तो और बढ़ रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें
तो देखें जितने मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो भी अमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो सामान भेजा जा रहा, दवाइयाँ, शेल्टर की शक्ल में ये जो खैमे इसराइल उनको पहले देखता है, किसी को पेनिटेशन ही नहीं दी जा रही। और जहाँ कहीं कुछ पनाह गज़ीं फ़लस्तीनी लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ बमबारी शुरू हो जाती है, जी यहाँ हमास का बंदा आ गया। ये तो बिल्कुल खुलेआम बदमाशी कर रहा है इसराइल। और उसमें देखें मतलब वही है कि कहते हैं ना, मुसलमानों के लिए भी यही हुक्म है कि आप अपने वसाइल को या जंगी आप अपनी तलवारें तैयार रखें। तलवारों से मुराद इस वक्त के दौर में आप अपने वसाइल जो हथियार हैं वो हमारे पास इतने होने चाहिए कि इतना खुलेआम उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया की आंख देख रही है। पहले तो मीडिया नहीं था, दिखा नहीं सकता था, अब तो हर आंख। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर सेइंग कि वो जो हम इतना आवाज नहीं कर रहे, इखलाकी बुलंदी उनमें ज्यादा है। कहीं ना कहीं इंसानियत है ना, वो कौमें इसीलिए आगे हैं, वहां के लीडरशिप नहीं चाहती और हम चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मियां सैफुर रहमान साहब, मियां लियाकत अली साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।